हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सन्नी। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि है ए ग्रोइंग मिडिल क्लास इन विसेज एंड इंड टू प्रिविलेज। अब ये थोड़ा सा टॉपिक बड़ा है, ठीक ना। आपको समझ में भी नहीं आ रहा होगा कि ये टॉपिक कहना क्या चाहता है, हेडिंग जो है ये क्या कहना चाहता है, ठीक ना। तो समझिएगा इसको। कह रहा है कि एक मिडिल क्लास ग्रो कर रही थी, ठीक ना। एक मिडिल क्लास मतलब एक कुछ नए सोशल ग्रुप जो थे वो इवॉल्व हो रहे थे, मतलब उनका आगमन हो रहा था, इमर्जेंस हो रहा था, उद्भव हो रहा था। इन विशेष मतलब क्या होता है, मुकाबला करना। और ये जो नए मिडिल क्लास के लोग जो ग्रो कर रहे थे, यानी जो नए नए सोशल ग्रुप्स जो ग्रो कर रहे थे, ठीक ना, उन्होंने किस तरीके से मुकाबला किया, किसका, राजा का, ठीक ना। और जो फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट के लोग थे उनका, ठीक ना, किस तरीके से मुकाबला करते हैं। और उनको जो प्रिविलेज दिया जाता था, उनको जो एडवांटेज मिलता था, जैसे कि उनको टैक्स पे नहीं करना है, ठीक ना, ठाठ बात से रहना है, ठीक ना, ज़मीन पर जाके खेती नहीं करनी है, ठीक ना, ये जो प्रिविलेज मिलता है उसको किस तरीके से इन्होंने ख़त्म किया, इन्हीं के बारे में ये क्या है, पूरा हमारा टॉपिक है, ठीक ना। पूरा हमारा हेडिंग यही बताना चाहता है। इस हेडिंग में हम लोग यही सारी चीज़ें जानेंगे कि मिडिल क्लास किस तरीके से ग्रो किया और उन्होंने किस तरीके से सामना किया, और उन्होंने प्रिविलेज यानी जो छूट मिलती थी, जो फ़ायदा मिलता था, उसको कैसे ख़त्म किया। तो इसको हम लोग समझते हैं। कह रहा है कि पहले भी यानी ओल्ड रेजिम में भी क्या हुआ था कि इस तरह के बहुत सारे क्या हो गए थे, बहुत सारे रिवॉल्ट हो चुके थे, मतलब बहुत सारे युद्ध हो चुके थे, बहुत सारे क्रांति हो चुकी थी। किसके खिलाफ, टैक्स बढ़ता था, तो जब टैक्स बढ़ता था तब इसके लिए युद्ध होता था, मतलब लोग डिमांड करते थे, लोग राजा के खिलाफ क्या करते थे, विद्रोह करते थे, ठीक ना। एंड फूड स्कार्सिटी, और जब खाने की भी कमी होती थी, तो इस तरह का मतलब पहले भी रिवॉल्ट हो चुका था, विद्रोह हो चुका था, ठीक ना, युद्ध हो चुका था, राजा का लोग विद्रोह कर चुके थे, विरोध कर चुके थे, ठीक ना। लेकिन ये जो विद्रोह तो होता था ना, वो क्या होता था, अच्छे तरीके से नहीं, मतलब इसको पूरा योजनापूर्ण तरीके से नहीं बनाया जाता था, मतलब नहीं हो पाता था, जिसके कारण क्या होता था, कोई भी चेंज नहीं आ पाता था, ठीक ना। सोशल और इकोनॉमिक ऑर्डर में यानी सामाजिक व्यवस्था में या आर्थिक जो स्थिति थी उसमें कोई चेंज नहीं आता था, ठीक ना। मतलब युद्ध होता था लेकिन फिर उसको राजा दबा देते थे, ठीक ना। मतलब छोटे समयों के लिए होता था, ठीक ना। फुल तरीके से अच्छे तरीके से वो प्लान वे में उसको नहीं कर पाते थे ये लोग, कौन, वर्कर क्लास के लोग, ठीक ना। जिस कारण से थर्ड स्टेट के लोग, जिस कारण से क्या होता था, कोई भी चेंज नहीं आता था सोशल और इकोनॉमिक ऑर्डर में। अब जो था, कह रहा है कि ये जो प्लान बनाने का जो तरीका था, ठीक ना, कि अब इस तरीके का योजना बनाए जिससे क्या हो कि अब हम लोग विरोध करेंगे और जो सोशल और इकोनॉमिक ऑर्डर है यानी सामाजिक और आर्थिक जो स्थिति है उसमें इस बार हम लोग को चेंज लाना है, ठीक ना। उसमें हम लोग को चेंज लाना है। तो ये जो प्लान बनाते थे, ठीक ना, कि किस तरीके से विरोध करना है, ठीक ना, ये किसको सौंप दिया जाता था, ये उन लोगों को सौंप दिया जाता था, तीसरे स्टेट के लोग को, ठीक ना, जो प्रोस्पेरस होते थे। कैसे होते थे, प्रोस्पेरस यानी जो रिच होते थे, अमीर होते थे, एंड हैड एक्सेस, और जिनको अधिकार था किस चीज़ का, एजुकेशन, शिक्षा का, नए नए विचारों का जिनको अधिकार था, मतलब पढ़े लिखे थे, उनको ये चीज़ें सौंप दी जाती थी कि अब आप इस तरीके का मतलब योजना बनाइए जिससे हम लोग विरोध करें और राजा को बेबस कर दे कि वो क्या करे, ये जो सोशल जो चला रहा है, जो सामाजिक जो ढांचा है, ठीक ना, पूरे मतलब फ्रांस में, ठीक ना, जो सामाजिक ढांचा है और जो आर्थिक स्थिति है उसको हम लोग चेंज करें, ठीक ना। सामाजिक ढांचा जैसे कि गरीब अमीर के बीच बहुत ज़्यादा गैप था। इकोनॉमिक ऑर्डर मतलब क्या, थर्ड स्टेट के लोगों को केवल टैक्स पे करना पड़ता था। तो यही मतलब इन लोगों ने क्या किया कि इनको सौंप दिया जिनको ये सारी चीज़ों का अधिकार था। थर्ड स्टेट में मैंने बताया था कि 3 तरह के लोग थे, कुछ लोग अमीर थे, ठीक, मिडिल क्लास के भी थे, और कुछ लोग एकदम लैंडलेस थे जो एकदम गरीब थे। थर्ड स्टेट में 3 कैटेगरी मैंने आपको बता दिया था, याद होगा तो आपको। तो वही फर्स्ट कैटेगरी वाले जो थोड़ा से पढ़े लिखे थे, जो अमीर थे, उनको ये जिम्मा सौंपा गया कि आप क्या कीजिए, इस तरह का मतलब जो भी है, जो भी मतलब एक रणनीति बनाई जिससे हम लोग राजा को विवश करते कि वो ये सारे रेडिकल चेंज लाए, ठीक ना। तो 18वीं सेंचुरी कह रहा है कि जो 18वीं शताब्दी थी ना, उसमें
वह गवाह बनती है। किस चीज़ का गवाह बनती है? उद्भव का, सोशल ग्रुप्स के, यानी नए नए सोशल ग्रुप, सामाजिक वर्ग नए नए जन्म लेने लगे, उनका उद्भव होने लगा, जिसको नाम क्या दिया गया? मिडिल क्लास। जिसको क्या नाम दिया गया? उन सामाजिक समूहों को मिडिल क्लास बोला गया, ठीक ना। और ये मिडिल क्लास क्या होते थे, कैसे पैसे कमाते थे, ठीक ना। वेल्थ मतलब धन कैसे कमाते थे? तो ये क्या करते थे, अपनी जो व्यापार है उसको क्या करते थे, व्यापार को ये फैला दिए थे, ठीक ना। व्यापार को ये लोग क्या कर दिए थे? फैला दिए थे, यानी अब विदेशों में भी जाके व्यापार करते थे, ठीक ना। और उस तरह की चीज़ों को मैन्युफैक्चर करते थे, उस तरह की चीज़ों को बनाते थे, ठीक ना, जो क्या होता था, या तो मतलब उस तरह की चीज़ों को बनाते थे जो जिसको विदेश में भेजा जाता था बेचने के लिए, ठीक ना। जिसको क्या किया जाता था? विदेश में बेचने के लिए भेजा जाता था, ठीक ना। और या वैसे चीज़ों को बनाते थे जो रिचर मेंबर खरीदते थे, माने सोसाइटी के जो अमीर वर्ग के लोग होते थे उनको वो चीज़ें, जो ऐसी चीज़ें जो वो लोग खरीदते थे, उस तरह की चीज़ों को बनाते थे और बना के उनको क्या करते थे? बेचते थे और बाहर भी जाके अपनी ट्रेड करते थे। इस तरीके से वो लोग अपना पैसा कमाते थे, ठीक ना। तो समझ में आ गया ना कि मिडिल क्लास जो इमर्ज हुए वो धन अपना किस तरीके से कमाते थे, ठीक ना। तो इसको ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि थर्ड स्टेट में केवल मर्चेंट्स और मैन्युफैक्चरर्स नहीं थे, मतलब केवल व्यापारी लोग या जो सामान बनाने वाले लोग हैं वही केवल नहीं थे। थर्ड स्टेट में प्रोफेशन, बहुत सारे प्रोफेशन के लोग भी थे, जैसे कि लॉयर्स थे, यानी वकील वगैरह भी थे, और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं, यानी शासन जो अधिकारी हैं, ठीक ना, जो शासनीय में शासन करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते थे, वो लोग भी थर्ड स्टेट में आते थे, ठीक ना। थर्ड स्टेट के सबसे ऊपर वाले पार्ट में, जैसे मैंने थर्ड स्टेट को 3 भाग में बांटा था ना, तो सबसे ऊपरी वर्ग थे, उसमें लॉयर्स वगैरह, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, ठीक ना, वो लोग भी आते थे, ठीक ना। तो वही बताने का प्रयास किया है। तो ये जितने भी लोग थे ना थर्ड स्टेट में, ठीक ना, मतलब लोअर स्टेटा को छोड़कर जो पढ़े लिखे लोग थे, ठीक ना, वो इस बात को समझते थे, क्या समझते थे, कि किसी भी समूह के लोगों को, ठीक ना, केवल बर्थ के आधार पर, यानी केवल जन्म के आधार पर उनको कोई छूट नहीं मिलनी चाहिए, उनको कोई एडवांटेज नहीं मिलनी चाहिए। ये थर्ड स्टेट के लोग समझते थे, जो पढ़े लिखे थे, वो ये इस बात को समझते थे कि जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति को कोई छूट नहीं मिलनी चाहिए, किसी तरह का कोई फायदा उनको नहीं मिलना चाहिए, ठीक ना, वो लोग बात जानते थे। बल्कि ये होना चाहिए कि एक आदमी का जो सामाजिक जो स्थान है, यानी सोशल जो पोजीशन है, सामाजिक जो स्थान है, वो उसके मेरिट पर डिपेंड करना चाहिए। मतलब उसके मेरिट करने का मतलब क्या, उसमें जो क्या टैलेंट है उस पर डिपेंड करना चाहिए कि उसका स्थान क्या होना चाहिए, ठीक ना। अगर वो ज़्यादा टैलेंटेड है तो जाहिर सी बात है वो ज़्यादा अमीर होगा, ठीक ना, या उसका ज़्यादा मान सम्मान होगा, ठीक ना। ये होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि बर्थ हो गया हमारा क्लर्जी ग्रुप में तो लोग हमारा रेस्पेक्ट करें, ठीक ना, हमारी आदर करे, ठीक ना, भले हमको कुछ पता नहीं हो, ठीक ना, या मतलब हम कुछ करते नहीं हो, टैक्स वगैरह भी नहीं देते हो, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उनका मानना था थर्ड स्टेट के लोगों का। ये जो आइडिया था, जो इस तरह के विचार थे, ठीक ना, किस तरह के विचार, जो अभी मैंने विचार बताया, ये एक ऐसे समाज की कल्पना कर रहा था जिस समाज में क्या हो, आज़ादी हो, ठीक ना। इस तरह का अगर आइडिया मतलब ये लोग के चल रहे थे, जिससे क्या हो कि ऐसी समाज की रचना कर सके, ठीक ना, जिसमें क्या हो, आज़ादी हो, ठीक ना, आज़ादी हो और सबके लिए जो लॉ हो, कानून हो, बराबर हो, इसमें कोई भेदभाव नहीं हो, कानून सबके लिए बराबर हो, ठीक ना। अगर कोई जुर्म करता है तो बराबर सज़ा मिले, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, इससे कोई फ़र्क ना पड़े, ठीक ना। फिर और अपॉर्चुनिटी, यानी सबके लिए मौका दिया जाए, सबको मौका दिया जाए कि वो क्या कर सके, वो अपनी स्थिति को सुधार सके, ठीक ना, वो भी कुछ अपनी ज़िंदगी में कर सके, ज़मीन खरीद सके, ठीक ना, पैसा कमा सके, इस तरह का सबको मौका देना चाहिए, मौका मतलब मिलना चाहिए। ये ऐसी समाज की परिकल्पना कर रहे थे कौन, थर्ड स्टेट के लोग, ठीक ना। और ये सब जो विचार थे ये किसके द्वारा, मतलब ये सब जो विचार थे किसके द्वारा प्रकट किए गए, ये फिलोसफर के द्वारा, यानी फिलोसफर यानी दार्शनिक होता है। मतलब फिलोसफर किसको कहते हैं, वैसे लोग, ठीक ना, जिसके समझिएगा ध्यान से, फिलोसफर वैसे लोग कहते हैं जिसके थॉट से, मतलब जिसकी सोच से बहुत सारे लोग प्रभावित होते हैं, उसको फिलोसफर कहा जाता है, ठीक ना। आप भी फिलोसफर बन सकते हैं जब आपकी
आपका जो सोच है बहुत बड़े लोगों को प्रभावित करने लगे, उनकी ज़िंदगी बदल जाए आपकी सोच के माध्यम से, तब आपको भी फिलोसफर कहा जाने लगेगा। उसी तरीके से ये सब जो आइडिया दिया गया था वो फिलोसफर के द्वारा ही दिया गया था। और फिलोसफर कौन कौन थे, तो उसमें जॉन लॉक थे, जीन जैक रोusseau थे, ठीक ना। ये कुछ फिलोसफर थे, ठीक ना, जिन्होंने कुछ आइडिया विचार रखे थे किसके लिए, थर्ड स्टेट के लोगों के लिए, ठीक ना, कि ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे समझिए, यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें शुरू होती हैं, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनते हैं। इन हिज 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, देखिए क्या है, बुक का नाम है, क्या है, बुक का नाम है, याद रखिएगा बाबू, ठीक ना। ये बुक है किसका, जॉन लॉक का, ठीक ना, जिन्होंने इस बुक में क्या किया है, इस बुक में मांग की है, क्या चीज़ मांग की है या बताया है, ठीक ना, और बताया भी है, और उन्होंने गलत भी ठहराया है। किस चीज़ को गलत ठहराया है, उस नियम को गलत ठहराया है, ठीक ना, जिसमें राजा को एक एज ए गॉड समझा जाता था, ठीक ना, और राजा को क्या कहा जाता था, एज ए गॉड समझा जाता था। इन्होंने अपने बुक में इस चीज़ को क्या किया है, तर्क देकर गलत ठहराया है, असत्य ठहराया है, कहा है कि राजा कोई गॉड नहीं है, ठीक ना। और इसमें उन्होंने बताया कि जो एब्सोल्यूट राइट है, मतलब जो पूरा अधिकार है, वो केवल एक व्यक्ति के पास नहीं होना चाहिए, पूरा जो अधिकार है केवल एक ही व्यक्ति को नहीं दिया जाना चाहिए, इन्होंने अपने बुक में बताया है, ठीक ना। किसने बताया बाबू, जॉन लॉक। और इनके बुक का नाम याद रखिएगा, 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, ठीक ना, इनके बुक का क्या नाम रहता है, 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। फिर रोusseau ने भी अपना जो आइडिया है, अपना जो विचार है उसको प्रकट किया, ठीक ना, अपने विचारों को प्रकट किया। इन्होंने क्या कहा कि ऐसी सरकार होनी चाहिए, सरकार ऐसी होनी चाहिए जो किस पे आधारित हो, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यानी सामाजिक सहमति हो, ऐसे सरकार बनाया जा सके जिसमें पूरे समाज की सहमति हो, ठीक ना। सामाजिक सहमति किसके किसके बीच हो, लोगों के बीच और उसके रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच, माने जो लोग जिन पर शासन हो रहा है, और रिप्रेजेंटेटिव मतलब जिनको चुन के भेजा जा रहा है, उनके बीच एक एग्रीमेंट हो, ठीक ना, सहमति हो, ठीक ना, ऐसा सरकार होना चाहिए, ठीक ना। और रोusseau ने बताया, रोusseau के बुक का नाम याद रखिएगा, क्या है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इनके बुक का नाम रहता है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसके बुक का क्या नाम होता है, आपको बताना होगा, ठीक ना। फिर कह रहा है तीसरे जो बुक रहता है, ठीक ना, मतलब तीसरे जो फिलोसफर रहते हैं, मॉन्टेस्क्यू, उन्होंने एक किताब लिखी रहती है द स्पिरिट ऑफ लॉ, ठीक ना। ये सब बुक का नाम मैं बताया हूँ, इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। मॉन्टेस्क्यू ने अपने बुक में क्या किया रहता है, ऐसे चीज़ की बात, मतलब ऐसे सरकार की बात की गई रहती है, ऐसे सरकार की बात की होती है जिसमें क्या हो, पावर को डिवाइड किया जाए, पावर को क्या किया जाए, डिवाइड किया जाए। जैसे आज के डेट में हमारे देश में भी है, ठीक ना, पावर को क्या किया गया है, डिवाइड करके रखा गया है, ठीक ना। किनके बीच पावर डिवाइड होना चाहिए, गवर्नमेंट की, यानी जो सरकार की शक्ति हो डिवाइड होनी चाहिए, मतलब बढ़ जानी चाहिए, एक आदमी के पास पूरा पावर नहीं होना चाहिए, ठीक ना। अगर एक आदमी के पास पूरा पावर होगा तो मिसयूज करना शुरू कर देगा, जैसे राजा करता था। इनके अनुसार पावर को 3 भागों में बांट देना चाहिए सरकार के, एक को बोला गया द लेजिस्लेटिव, दूसरे को एग्जीक्यूटिव और तीसरे को जुडिशियरी। लेजिस्लेटिव कौन होता है बताया भी थे, आप पढ़े होंगे, थोड़ा सा बेसिक जानकारी सिविक्स का होगा तो आपको पता होगा। लेजिस्लेटिव यानी जो लॉ बनाते हैं उनके पास कुछ पावर हो, एग्जीक्यूटिव यानी जो इम्प्लीमेंट करते हैं जैसे कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, इनके पास कुछ पावर हो, और जुडिशियरी यानी न्यायपालिका, जो डिसाइड करता है कि कौन, लॉ के अनुसार डिसाइड करता है कि कौन गलत है कौन सही है, ठीक ना। तो इन तीनों के पास पावर को क्या कर दिया जाए, बांट दिया जाए, ठीक ना, जिससे एक आदमी के पास पूरा पावर ना रहे, ठीक ना, और एक आदमी के पास पूरा पावर नहीं रहेगा तो गलत मिसयूज नहीं करेगा पावर का, ठीक ना। तो ये उन्होंने अपने बुक में बताया, किसने, मॉन्टेस्क्यू ने। और इनकी जो आइडिया थी, ठीक ना, इनकी आइडिया जो थी, इनके जो सरकार, मतलब जो सरकार के चलाने का आइडिया, ठीक ना, या शासन करने का आइडिया, इसको यूएसए ने क्या किया, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में इस आइडिया को डाला। जब वो आज़ाद हुआ, 13 कॉलोनी जब उसकी आज़ाद होगी ब्रिटेन से, तो उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसमें इस आइडिया को डाला भी, ठीक ना। और आज के डेट में जो अमेरिका में जो लोगों का इंडिविजुअल राइट है, यानी जो पर्सनल लोगों का जो अधिकार है, उसका बहुत बड़ा श्रेय जाता है, ठीक ना, फ्रांस के पॉलिटिकल थिंकर्स को, कि इन्हीं से उन्होंने प्रेरणा लेकर ये सारे
चीज़ों को उन्होंने क्या किया, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला, ठीक ना। तब ये सारी चीज़ें हो गई बाबू कि किस तरीके से अभी हम लोग पढ़े कि किस तरीके से मिडिल क्लास ग्रो हुआ, ठीक ना, ये हम लोग समझे। और डिफरेंट डिफरेंट आइडिया है, ठीक ना, ये सारी चीज़ें हुई। अब जो ये आइडिया हुआ, अब ये स्प्रेड कैसे करता है, ठीक ना, आइडिया फैलता कैसे, ये तो मानो कि फिलोसफर आए, फिलोसफर ने अपने अपने आइडिया दे दिए, ठीक ना। ये सारे विचार हैं जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं, ठीक ना, सोशल और इकोनॉमिक ऑर्डर में, ठीक ना, फ्रांस के। अब ये विचार फैलते कैसे हैं, लोगों तक पहुंचते कैसे हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, एक एक चीज़ आप फॉलो कर रहे होंगे, ठीक ना, एक एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएंगे। एक और बात, ठीक ना, आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो लाइक कीजिए, ठीक ना, और अलग अलग जगह पे शेयर कीजिए। जो अभी घर पे बैठे हैं, ठीक ना, बैठ के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक ना, तो अभी अच्छा मौका है, उनको शेयर कीजिए, वो लोग भी पढ़ें, ठीक ना, उन लोग को भी चीज़ें क्लियर हों, उन लोग को भी पढ़ाई समझ में आए, ठीक ना, और वो भी सीखे कुछ, ठीक ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।